नमस्कार। पूर्व में हम प्रबंध लेखांकन की परिभाषा, उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्रबंध लेखांकन के उद्देश्य के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इस संबंध में मैंने आपको पहले मैटर भिजवा दिया था ताकि आप पढ़ सकें और इस समय इस वीडियो के साथ उसको और ठीक प्रकार से समझ सकें। प्रबंध लेखांकन के उद्देश्यों में सबसे पहला नियोजन में सहायता है। कोई भी व्यवसाय हो, वो अपने उद्देश्यों की जब प्राप्ति करना चाहता है तो उसके लिए उसको कार्य की योजना बनानी पड़ती है। भविष्य में जो कुछ भी करना है उसके लिए पहले से सोचने की जो प्रक्रिया है उसी को हम नियोजन कहते हैं। प्रबंध लेखांकन ऐसी विषय है जिसके द्वारा नियोजन बनाने में हमें बहुत सहायता मिलती है। चाहे वो नियोजन हम उत्पादन से संबंधित बनाएं, चाहे क्रय से संबंधित बनाएं, चाहे विक्रय से संबंधित बनाएं, उनके लिए पूंजी के कितने विनियोग की आवश्यकता रहेगी, रोकड़ कितना चाहिए हमें, इसकी क्या आवश्यकता रहेगी। ये सभी बातें हैं, उन सब का जो पूर्वानुमान है जिसके आधार पर प्रबंध अपनी सही नीति निर्धारित करता है और ऐसी योजनाएं बनाता है जो लाभप्रद हों। तो उसके लिए प्रबंध लेखापाल के पास में लागत के संबंध में, मूल्यों के संबंध में, उत्पादन के संबंध में, विक्रय के संबंध में, लाभ के संबंध में तमाम विकल्प उसके पास में होते हैं और उनके आधार पर ही वो योजना बना करके सारे जो श्रेष्ठ विकल्प हैं उनका चयन करता है। दूसरा प्रबंध लेखांकन का जो उद्देश्य है वो है संगठन में सहायता। जितने भी विभाग रहते हैं, बहुत सारे विभाग रहते हैं, चाहे वो क्रय से संबंधित हों, चाहे वो विक्रय से संबंधित हों या उत्पादन से संबंधित हों, तो इन सब में सारे विभागों में किस प्रकार से संगठित उनको किया जाए, उनके अंदर जितने भी व्यक्ति होते हैं या जो भी विभाग होते हैं उनके बीच कैसे दायित्वों का बंटवारा किया जाए, कैसे उनको कितने अधिकार दिए जाएं, ये सारा काम संगठन के अंतर्गत शामिल होता है। प्रबंध लेखांकन में खास रूप से हम बजट पे और लागत केंद्रों पे अधिक बल देते हैं, क्योंकि बजट के माध्यम से ही हम देखते हैं कि वो परचेज डिपार्टमेंट को कितना बजट देना है, सेल्स डिपार्टमेंट को कितना देना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना बजट देना है, या कैश का किस तरह से बजट होगा। और जहाँ जहाँ लागतें होती है वो हमारे कॉस्ट सेंटर है, उन पे भी प्रबंध लेखांकन बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो इन सब में बजट और लागत केंद्रों के माध्यम से दायित्वों का बंटवारा करते हैं और पूंजी पे जो प्रत्याय की दर है विनियोजित पूंजी पर, वो ज्ञात करके प्रत्येक लागत केंद्र की प्रभावशीलता और लाभदायकता की हम जांच करते हैं। उसी जांच के आधार पर अगर कोई विभाग कमज़ोर है या केंद्र कमज़ोर है तो उसको सुधार सकते हैं। तीसरा जो बिंदु आता है, पॉइंट आता है, वो हेल्पिंग इन कोऑर्डिनेशन, समन्वय में सहायता। अलग अलग विभाग होते हैं, जैसा हम पहले भी अभी चर्चा कर चुके हैं कि चाहे वो विक्रय का हो, चाहे वो उत्पादन का हो। खास रूप से उत्पादन कितना किया जाए ये कई बार प्रश्न उठता है, तो विक्रय हमारा कितना संभावित हो सकता है उसके आधार पर हम उत्पादन करते हैं। तो विक्रय और उत्पादन में उचित समन्वय हो। उन समन्वय के आधार पे ही हम ये देखेंगे कि हमें कितना वित्त चाहिए, कच्चा माल कितना हो, श्रमिक कितने हों। तो ये सारी की सारी बातें एक दूसरे में उनमें समन्वय के माध्यम से, बजट प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक विभाग में और उससे संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट्स के जो पार्ट्स हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरह से बने, ये हम प्रबंध लेखांकन के माध्यम से करते हैं। खास रूप से इसमें बजट प्रणाली काम में आती है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट है संप्रेषण में सहायता। कंपनी में दो तरह के हमारे लोग जुड़े रहते हैं, एक आंतरिक लोग जिनमें प्रबंधक और कर्मचारी रहते हैं। ऐसे संस्था से बाहर से बहुत सारे लोग, चाहे वो लेनदार हों, चाहे वो ग्राहक हों, चाहे पूर्तिकर्ता हों, ऋण पत्रधारी हों, सरकारी अधिकारी हों, बैंक हों, इन सब को कोई न कोई सूचना की आवश्यकता रहती है। तो आपस में इन लोगों को निर्देश और सूचनाओं का आदान प्रदान हो
प्रबंध लेखांकन इसमें बहुत सहायता करता है। इसके लिए प्रबंध के पास में अप टू डेट सूचना होनी चाहिए। लेखांकन के माध्यम से दैनिक कार्य के परिणामों को प्रतिवेदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतिम विवरणों को हम वार्षिक परिणाम के रूप में दे सकते हैं। खास रूप से लेखा विधि के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि उत्पाद क्या है, उसके कार्य क्या है, उसकी विधियाँ क्या हैं, उनको काम में लेकर के हम लागत ज्ञात कर सकते हैं और प्रबंध के समक्ष इन विवरणों को प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्था के कर्मचारियों की, संस्था की प्रगति के बारे में हम प्रवृत्ति चित्र और संक्षिप्त लेखे और विवरण तैयार कर सकते हैं और ये सारे प्रतिवेदन प्रबंध के माध्यम से और कर्मचारियों के सम्मुख और प्रबंध को भी प्रबंध लेखांकन के माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर आता है नियंत्रण में सहायता। हम जो भी हमारे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उन लक्ष्यों से जो वास्तविक हमारे परिणाम आते हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स जो आते हैं, उनके कंटिन्यू हम ये जांच करते रहते हैं कि उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर तो नहीं है। अगर कोई अंतर हमें लगता है तो फिर हम उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, इसको सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। और इसी में ये जो नियंत्रण का कार्य है, प्रबंध के कार्यों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर उचित नियंत्रण नहीं हुआ तो संस्था कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। तो इसमें अनेक युक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। खास रूप से हम आगे जाकर के देखेंगे कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग, जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ी होगी, या बजट प्रणाली है, ये सारी की सारी, जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमने जिस प्रकार के बजट बनाए थे उसके वास्तविक खर्चे और आय उस प्रकार की हुई है नहीं हुई है। या स्टैंडर्ड कोस्टिंग में जब हम चाहे मटेरियल से रिलेटेड देखते हैं, चाहे लेबर से रिलेटेड देखते हैं, चाहे वो ओवरहेड से रिलेटेड देखते हैं, चाहे वो सेल से रिलेटेड देखते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, उन स्टैंडर्ड्स के आधार पर हमारे जो परिणाम हैं वो वास्तव में आए हैं या नहीं आए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो उनको नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है हेल्पिंग इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, अभिप्रेरण में सहायता। जो भी कर्मचारी काम करते हैं, जो भी विभाग हैं, उन सब से हम सूचनाएं लेते रहते हैं और ये देखते हैं, कुशल नेतृत्व का काम ये भी है कि वो संस्था की गतिविधियों की सही सही समय पर सूचना लेता रहे और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको प्रेरित करते रहें और जो अच्छा काम नहीं करते रहें उनमें आत्मविश्वास जागृत करके अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से उनको संस्था के प्रति निष्ठावान और अभिप्रेरित किया जाए। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद में वित्तीय सूचनाओं के विश्लेषण एवं निर्वचन में सहायता। पूर्व में भी ये बात हम चर्चा कर चुके हैं कि केवल हमारे पास में समंक उपलब्ध हों, अंतिम खाते ही केवल उपलब्ध हों, तो उनके आधार पे केवल, क्योंकि वो एब्सोल्यूट होते हैं, तो उनके आधार पे किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो ये आवश्यक है कि जो भी हमारे पास वित्तीय सूचनाएं आई हैं, हम आगे जिनकी चर्चा भी करेंगे कि जितनी भी टेक्निक्स हैं, चाहे वो रेशियो एनालिसिस हो सकती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस हो सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो सकते हैं, जितने भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स हैं, उन सारी टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे। चाहे वो टेक्निक्स हमारी फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, नॉन फाइनेंशियल डाटा से रिलेटेड हो, तो उनके माध्यम से हम जितनी भी सूचनाएं हमारी दी हुई है, सारी सूचनाओं का विश्लेषण और निर्वचन भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा ही कर सकते हैं। इसके बाद आता है निर्णय में सहायता। संस्था का सबसे प्रमुख काम एक ही है कि निर्णय तो ले, बिना निर्णय के किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा सकता। और निर्णय का मतलब यह है कि हमारे पास जब बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं तो बेस्ट अल्टरनेट कौन सा है। व्यवसाय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस समय भी डिसीजन लेने होते हैं। तो चाहे वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर से हों, चाहे हम प्रोडक्शन खुद करें या बाहर से परचेज करें, या हम जो है उसकी सेलिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे करें, हमारी सेल्स की जो पॉलिसी है वो क्या होगी, इन सब बातों के बारे में जब प्रबंध के समक्ष वैकल्पिक योजनाओं की तुलनात्मक स्थिति प्रबंध लेखापाल द्वारा रखी जाती है, तो प्रबंध लेखांकन की जितनी भी पद्धतियां हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड कोस्टिंग से रिलेटेड हो, ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड हो,
पीवी रेशियो से रिलेटेड हो, कैपिटल बजटिंग की जैसी टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी टेक्निक्स हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती हैं। तो प्रबंध लेखांकन का एक उद्देश्य ये भी है। इसके बाद में है प्रतिवेदन में सहायता। जितने भी चीज़ें हैं प्रबंध करता है वो रिपोर्ट जो उसको मिलती है उस रिपोर्ट के आधार पे होती है। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो विभिन्न स्तर पे जितने भी हमारे कार्य के जो स्टेजेज हैं, प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए वो आवश्यक समंक और सामग्री उपलब्ध कराता है। और विभिन्न विभागाध्यक्ष भी अपने विभाग के जो भी निष्पादन के प्रतिवेदन होते हैं, उन्होंने जो भी काम किया है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस रही है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और जो हायर लेवल पे उनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको देते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये भी है कि वो प्रतिवेदन किस प्रकार से तैयार किया जाए। तो प्रतिवेदन बनाने में भी, क्योंकि उन्हीं तकनीकों के आधार पे जो भी विश्लेषण किया है हम उसके आधार पे प्रतिवेदन को तैयार करते हैं। इसके बाद में ये आता है कि जवाबदेही निर्धारण में सहायक। तो इसमें भी हम जवाबदेही निर्धारण में जितने भी विभाग होते हैं, जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाते हैं और हर व्यक्ति का एक निश्चित कार्य निर्धारित करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसको कंपैरिजन करके देखते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो भी पर्सन उससे रिलेटेड होता है, अगर किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस हमारे जो भी निश्चित लक्ष्य हैं उनके आधार पर नहीं आई है, तो जिस भी विभाग में जिस भी व्यक्ति में कोई कमी रही है तो उसके उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जा सकता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सकता है और उसके आधार पर फिर हम आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रबंध लेखांकन के ये मुख्य उद्देश्य मैंने आपके सामने विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद में हम अगले वीडियो में प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज का ये विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।